सेकेंड ईयर आज हम शुरू करने लगे हैं चैप्टर 15 जिसका नाम है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। बच्चे ये चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से लॉन्ग भी आना है, शॉर्ट भी 2 आने हैं, एमसीक्यूज़ भी आने हैं, तो काइंडली इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। बहरहाल हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ना यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ भी नहीं है, लेकिन ये जो कोऑर्डिनेशन है ना इसका कॉन्सेप्ट सुनना ज़रूरी है। बच्चे कोऑर्डिनेशन की उर्दू होती है राब्ता, मतलब हमारी बॉडी में जो पार्ट्स हैं वो आपस में कोऑर्डिनेशन से चलते हैं, राब्ते से चलते हैं। मतलब आप अगर अपना हाथ ऊपर करते हो सो आपको कौन बता रहा है कि हाथ ऊपर करो? आपका ब्रेन। सो इट मीन जो भी आप काम परफॉर्म कर रहे हो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स उसमें एक जैसे इकट्ठे काम कर रहे हैं, ठीक है। सो कोऑर्डिनेशन, अब कोऑर्डिनेशन की मिसाल जो है ना वो सिटी की साथ है ना रिलेट की जाती है। यानी सिटी में अगर हम सिटी एक शहर को रन करना चाहते हैं ना स्मूथली, फॉर एग्जांपल कोई भी सिटी है ना, तो उसकी जो ट्रैफिक लाइट्स हैं, उसकी जो इमरजेंसी सर्विस है, उसकी जो पावर प्लांट है, मस्ट टॉक टू ईच अदर। वो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। सो दिस टॉकिंग इज़ व्हाट वी कॉल कोऑर्डिनेशन। इस तरह हमारे बॉडी के पार्ट्स को भी एक दूसरे के साथ टॉकिंग करनी चाहिए, बातें करनी चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए। अब हमारी बॉडी में जो कोऑर्डिनेशन है ना, राब्ता जो है, उसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक बच्चे होता है नर्वस कोऑर्डिनेशन और एक होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन। यानी इन 2 कोऑर्डिनेशन के तरीक़ों से हमारी बॉडी में राब्ता कायम किया जाता है। नर्वस कोऑर्डिनेशन को कौन कंट्रोल करता है? हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम होता है जो कि कंट्रोल करता है किसको? नर्वस कोऑर्डिनेशन को। और जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है वो केमिकल्स के ज़रिए कंट्रोल की जाती हैं। केमिकल यानी हार्मोन्स, ठीक है। और वो कंट्रोल करता है एंडोक्राइन सिस्टम। इस चैप्टर में हम सिर्फ़ और सिर्फ क्या पढ़ेंगे? ये वाला नर्वस सिस्टम यानी ह्यूमन नर्वस सिस्टम। यानी इस चैप्टर में हम सिर्फ नर्वस कोऑर्डिनेशन देखने जा रहे हैं। तो याद रखें जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है वो चैप्टर 16 यानी अगला चैप्टर होगा। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन हम देखने जा रहे हैं इस चैप्टर में, ओके। सो नर्वस कोऑर्डिनेशन, इसको कंट्रोल करने वाला सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम है जी। तो बेटे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है ना इज़ डन बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। यस, हमारी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है वो कैसे कंट्रोल होती है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल यानी बिजली के सिग्नल। आपने सही सुना, हमारी बॉडी में बिजली होती है और उसी की वजह से हम चलते हैं। यानी अगर यूँ बोला जाए ना कि हमारी बॉडी बिजली पे चलती है, बिल्कुल परफेक्ट बात है। तो बहरहाल अब ये जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है इसके बेसिक एलिमेंट चेक करते हैं। तो सबसे पहले है रिसेप्टर, यानी ये कोऑर्डिनेशन पूरा एक राब्ता है ना। नर्वस कोऑर्डिनेशन है यानी इसमें नर्वस सिस्टम क्या होता है आने वाले लेक्चर्स में आप देखेंगे। तो इसके बेसिक एलिमेंट क्या है? सबसे पहला है बेटे रिसेप्टर। रिसेप्टर बॉडी का वो पार्ट होता है जो डिटेक्ट करता है। रिसेप्टर जो कि क्या करेगा? डिटेक्ट, ठीक है। सो रिसेप्टर क्या होता है? ये हो सकता है बॉडी का ऑर्गन हो, या ऑर्गन से छोटी चीज़ टिश्यू हो सकती है, या टिश्यू से छोटी चीज़ सेल हो सकती है। यानी एक सिंगल सेल जो बहुत छोटा होता है वो खुद भी रिसेप्टर हो सकता है, यानी वो खुद भी चीज़ों को डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल क्या है? आइज़। हमारी आई क्या करती है? लाइट को डिटेक्ट करती है। जैसे आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, इट मीन इससे आने वाली जो लाइट है वो आपकी आइज़ डिटेक्ट कर रही हैं। ईयर्स क्या डिटेक्ट करते हैं? किसी भी आवाज़ को। और स्किन किसी भी टच को, किसी भी हीट को, किसी भी पेन को डिटेक्ट कर लेती है हमारी स्किन। तो बहरहाल रिसेप्टर बॉडी के वो पार्ट होते हैं जो कि काम करते हैं डिटेक्ट करने का। अब डिटेक्ट करना कौन कर सकता है? रिसेप्टर ऑर्गन हो सकते हैं, छोटे लेवल पे जाएं तो टिश्यू हो सकते हैं, मज़ीद छोटे लेवल पे जाएं तो इवन सेल भी रिसेप्टर हो सकते हैं। और ये क्या करते हैं? ये डिटेक्ट करते हैं बच्चे, किसको डिटेक्ट करते हैं? स्टिमुलाई को। स्टिमुलाई क्या होता है? स्टिमुलाई होता है चेंज इन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल आपकी जो आइज़ हैं वो लाइट को डिटेक्ट करते हैं ना। लाइट क्या है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में एक चेंज है, ठीक है। तो जब चेंज आती है, लेट्स सपोज बहुत ज़्यादा रोशनी आपकी आंखों में डाली जाए तो आपकी आइज़ डिटेक्ट करेंगी, फ़ौरन आंखें बंद हो जाएंगी या छोटी हो जाएंगी। सो कोई भी जो चेंज होता है उस चेंज का नाम होता है स्टिमुलस। और अगर उसकी जमा देखी जाए यानी ज़्यादा चेंजेस देखे जाएं तो दैट इज़ कॉल्ड स्टिमुलाई। इन स्टिमुलाई को डिटेक्ट करना किसका काम है? रिसेप्टर का, ठीक है।
तो रिसेप्टर कौन से ऑर्गन हो सकते हैं? आइज़, ईयर और स्किन वगैरह। जी तो बेटे आगे कहता है जो रिसेप्टर है ना, दे एक्ट एज ट्रांसड्यूसर्स। ट्रांसड्यूसर मेरे पास पिक नहीं है, आप गूगल पे सर्च करेंगे ना तो आप ट्रांसड्यूसर के डिवाइस को देखेंगे। ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि ये फिज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि बेसिकली एनर्जी को चेंज करता है एक शक्ल से दूसरी शक्ल में। एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील करता है ट्रांसड्यूसर, ठीक है। तो यहाँ पे साइड भी देख लें, जो रिसेप्टर है ना वो ट्रांसड्यूसर का काम करते हैं, क्योंकि ये बेटे कन्वर्ट करते हैं वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर। फॉर एग्जांपल रोड एंड कोन सेल्स इन द रेटिना ऑफ आई। हमारी आँख के अंदर रेटिना होता है, उसमें दो तरह के सेल होते हैं, रोड और कोन सेल्स। वो क्या करते हैं, वो लाइट एनर्जी को नर्व इम्पल्स में तब्दील करते हैं। और नर्व इम्पल्स क्या होती है? इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी। जो मैंने ऊपर बात की थी ना कि हमारी बॉडी में जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है ना, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल का इस्तेमाल करके चलती है, रन करती है। सो वही जो है ना इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी है, और उसी को हम बोलते हैं नर्व इम्पल्स। यानी नर्व इम्पल्स हमारी बॉडी में चलने वाला इलेक्ट्रिकल मैसेज होता है या इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेज होता है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, लाइट पड़ती है, लाइट एनर्जी किसके अंदर? आई के अंदर। आई क्या है? रिसेप्टर है। तो रिसेप्टर यानी आई के अंदर जो लाइट पड़ी वो लाइट को तब्दील किया गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी में। सो लाइट इज़ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी एक दूसरी एनर्जी है। तो एनर्जी को कन्वर्ट करने वाली चीज़ क्या होती है? ट्रांसड्यूसर होती है। तो इसलिए रिसेप्टर जो है वो ट्रांसड्यूसर का काम करते हैं। तो बच्चे ये शॉर्ट आ सकता है, सवाल यही आएगा कि रिसेप्टर्स एक्ट एज ट्रांसड्यूसर, राइट अ शॉर्ट नोट। जी तो बेटे अब बात सुने, सबसे पहले रिसेप्टर आया। रिसेप्टर ने क्या काम किया? किसी भी तरह के चेंज जिसको हम स्टिमुलस कहते हैं ना, ये स्टिमुलाई कहते हैं, उसको बेटा डिटेक्ट किया हमारे बॉडी के रिसेप्टर ने। और आगे रिसेप्टर ने क्या किया? उस चेंज को तब्दील किया नर्व इम्पल्स में। नर्व इम्पल्स क्या होता है? ये एक तरह का केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेज होता है, और ये मैसेज जाता है सेंसरी न्यूरॉन के पास। सेंसरी न्यूरॉन बेसिकली वो बॉडी के सेल्स हैं जो रिसेप्टर से मैसेज उठाते हैं और वो लेकर जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ जाते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। सो मैसेज हमारे रिसेप्टर ने डिटेक्ट किया, सेंसरी न्यूरॉन उसको लेकर गए मैसेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी या तो ब्रेन के पास या तो स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, बैकबोन, उसके अंदर एक बारीक सी लेयर होती है, बारीक सी तार की तरह की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड उस मैसेज को समझते हैं कि रिसेप्टर ने क्या चेंज आखिर डिटेक्ट कर लिया। मैसेज को समझने के बाद यहाँ पर मोटर न्यूरॉन आती हैं, मोटर न्यूरॉन, और बेटे मोटर न्यूरॉन वो मैसेज लेके जाती हैं इफेक्टर तक। इफेक्टर तक, इफेक्टर भी बॉडी के पार्ट होते हैं जैसे रिसेप्टर बॉडी के पार्ट थे। रिसेप्टर बॉडी के वो पार्ट थे जिन्होंने क्या करना है? चेंज को डिटेक्ट करना है, और इफेक्टर बॉडी के वो पार्ट हैं जिन्होंने एक्शन पैदा करना है। अब एक मिसाल से समझते हैं। लेट सपोज़ आपकी आइज़ यानी आँखों के अंदर ज़ोरदार रोशनी आए, यानी आप सूरज की तरफ देखो या एक टॉर्च आपकी आंखों में करीब रख के मारी जाए ना, यानी उसकी रोशनी। तो रोशनी से क्या होगा? सबसे पहले ये रोशनी का आना बेटे एक स्टिमुलस है, एक चेंज है। आपकी आइज़ जो हैं वो रिसेप्टर हैं, यहाँ से नर्व इम्पल्स पैदा हुई है। नर्व इम्पल्स यानी एक मैसेज जनरेट हुआ है कि आइज़ के अंदर बहुत सारी लाइट पड़ रही है। उस मैसेज को ये सेंसरी न्यूरॉन उठाते हैं और ब्रेन तक ले जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाते हैं। इन दोनों में से कोई एक, ज़्यादातर ब्रेन क्या करता है? ब्रेन एक्टिवेट होता है, इस मैसेज को समझता है कि इतनी लाइट आंख बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो वो दोबारा से मैसेज भेजता है मोटर न्यूरॉन के पास। मोटर न्यूरॉन उस मैसेज को लेकर जाते हैं इफेक्टर के पास। अब इफेक्टर क्या होते हैं? इफेक्टर आइज़ में मौजूद मसल होते हैं। तो आइज़ के मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं और आँख जो है वो बंद हो जाती है, आइज़ क्लोज हो जाती हैं। तो आप देखते हो ना कि लाइट पड़ी और आंखें बंद होना शुरू हो जाती हैं। तो इफेक्टर वो मसल्स हैं बेसिकली जो कि रिस्पॉन्स पैदा कर रहे हैं, एंड रिस्पॉन्स क्या है? आइज़ का क्लोज होना।
ये सारा हमारे पास क्या है, बेसिक कंपोनेंट्स। एक और चीज़ जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ बच्चे, इफेक्टर जो है वो मसल भी है जैसा कि इस एग्जांपल में देखा। दूसरी एग्जांपल में आप देखोगे कि ग्लैंड्स भी होते हैं, ग्लैंड्स जैसा कि स्वेट ग्लैंड यानी पसीना पैदा करने वाले ग्लैंड। अब हम एक और मिसाल से समझ लेते हैं। लेट सपोज बेटे बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, यानी टेम्परेचर क्या है, बहुत ज़्यादा है। दिस इज़ द स्टिमुलस, ठीक। अब जो रिसेप्टर है वो यहाँ पर आपकी स्किन होगी, यानी आपकी स्किन ने डिटेक्ट किया कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, स्टिमुलस को डिटेक्ट किया ना। वहाँ पर एक नर्व इम्पल्स यानी एक तरह का मैसेज पैदा हुआ जो कि बॉडी में मौजूद सेंसरी न्यूरॉन लेकर गए ब्रेन के पास, स्पाइनल कॉर्ड के पास, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, ब्रेन के पास। ब्रेन ने वो मैसेज मोटर न्यूरॉन को भेजा, मोटर न्यूरॉन ने वो मैसेज इफेक्टर को भेजा, ठीक। इफेक्टर यहाँ पर ग्लैंड है, और ग्लैंड ने क्या पैदा करना शुरू कर दिया, अगर स्वेट ग्लैंड थे ना तो उन्होंने स्वेट पैदा यानी पसीना पैदा करना शुरू कर दिया। तो आप देखते हो कि गर्मी के अंदर पसीना आना शुरू हो जाता है। तो ये सारा कोऑर्डिनेटेड एक्शन होता है, ये सारी एक कोऑर्डिनेशन होती है जी। व्हेन दे रिसीव स्टिमुलाई, यानी रिसेप्टर सबसे पहले क्या करते हैं, स्टिमुलाई बाहर आने वाले चेंजेस को रिसीव करते हैं ना। तो क्या होता है, दे जनरेट नर्व इम्पल्स, वो एक मैसेज पैदा करते हैं इन द सेंसरी न्यूरॉन। और वो मैसेज कौन लेके जाता है बेटे, वो मैसेज सेंसरी न्यूरॉन उठा के ले जाती हैं फॉर प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन, यानी उसकी प्रोसेसिंग करने के लिए जो सेंसरी न्यूरॉन्स है ना वो कैरी करती हैं नर्व इम्पल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। तो ये मैं बता चुका हूँ कि जो सेंसरी न्यूरॉन है वो मैसेज को कैरी करके किधर लेके जाएंगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के पास। अब देखिए दूसरा कंपोनेंट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मैं बता चुका हूँ कि ये कंट्रोल सेंटर होता है नर्वस कोऑर्डिनेशन का। ये जो नर्वस कोऑर्डिनेशन पूरा एक्शन है ना, इसके अंदर कंट्रोल कौन करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, ठीक। इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये बात भी हो गई है। These parts are made of associative neuron, also called interneuron। ये बात मैंने नहीं की, बात को समझते हैं। देखिए बेटा, बॉडी के अंदर टोटल 3 तरह की न्यूरॉन होती हैं। सबसे पहले होते हैं सेंसरी न्यूरॉन, जिनका काम है रिसेप्टर से मैसेज को उठाना और ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेज को लेके जाना, सेंसरी न्यूरॉन। और फिर मोटर न्यूरॉन दूसरी टाइप है, जिनका काम है इसी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज को उठाना और इफेक्टर तक मैसेज को लेकर जाना। एंड देयर इज़ ऑल्सो थर्ड टाइप, वो है बेसिकली इंटर न्यूरॉन। इंटर या जिसका नाम होता है एसोसिएटिव न्यूरॉन। ये वो न्यूरॉन है जो कि ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मिलके बनाती हैं। यानी ब्रेन किससे बना हुआ है, इंटर न्यूरॉन एसोसिएटिव न्यूरॉन से। एक ही चीज़ है, नाम दो है बस। स्पाइनल कॉर्ड किससे मिलके बना है, इंटर या एसोसिएटिव न्यूरॉन से। तो इन दोनों से बनता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं इंटर या एसोसिएटिव न्यूरॉन। सो दे रिसीव द नर्व इम्पल्स फ्रॉम द सेंसरी न्यूरॉन। ऐसा ही तो होता है, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड क्या करते हैं, आने वाली नर्व इम्पल्स यानी मैसेज को रिसीव करते हैं। और वो कहाँ से आ रही होती है, सेंसरी न्यूरॉन लेकर आ रहे होते हैं। और एंड प्रोसेस देम, और उसको प्रोसेस करते हैं यानी आने वाली इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। आफ्टर प्रोसेसिंग, प्रोसेस करने के बाद दे सेंड नर्व इम्पल्स टू द इफेक्टर। अब ये नर्व इम्पल्स यानी एक और मैसेज भेजते हैं इफेक्टर तक वाया मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन के ज़रिए। सो मोटर न्यूरॉन लेके जाती है मैसेज को इफेक्टर तक। अगला कंपोनेंट वही इफेक्टर है। दीज आर द पार्ट्स विच प्रोड्यूस रिस्पॉन्स, जिन्होंने एक्शन या रिस्पॉन्स पैदा करना होता है। ऑन रिसीविंग नर्व इम्पल्स, जब उनको नर्व इम्पल्स मिलती है। सेंट बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाया मोटर न्यूरॉन, ये वही बात है कि ये नर्व इम्पल्स कहाँ से आ रही होती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। कौन लेकर आ रहा होता है, मोटर न्यूरॉन, ठीक। सो अगली बात एग्जाम्पल क्या है, तो देखिए बेटा इफेक्टर की एग्जाम्पल है मसल और ग्लैंड्स एक्ट एज द इफेक्टर। तो बॉडी के अंदर जो इफेक्टर्स होते हैं उनमें या तो मसल्स होते हैं या तो ग्लैंड्स होते हैं। मसल कैसे काम करते हैं, मसल प्रोड्यूस रिस्पॉन्स बाय कॉन्ट्रैक्टिंग। मसल बेटे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे मैंने आइज़ की मिसाल दी, आइज़ के मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आंख बंद हो जाएगी। और जो ग्लैंड होते हैं बेटे वो प्रोड्यूस करते हैं सिक्रीशन। जैसा कि मैंने यहाँ पे मिसाल दी, अगर स्वेट ग्लैंड देखा जाए तो वो स्वेट पैदा करता है, और स्वेट क्या है, एक तरह की सिक्रीशन है। आगे बच्चे यहाँ से लेकर यहाँ तक वही बात को रिपीट है, समराइज़ किया गया है। लेकिन ये जो बात है ये याद रख लें, इन दिस पाथवे
न्यूरॉन्स एक्ट एज द फंक्शनल यूनिट, यानी हम कौन सा रास्ता पढ़ रहे हैं, हम बॉडी का नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं या नर्वस कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है ना बॉडी के अंदर, उसका फंक्शनल यूनिट क्या है, यानी वो काम की चीज़ जो इस कोऑर्डिनेशन को करवा रही है, तो बेटे न्यूरॉन ही है। सेंसरी न्यूरॉन कभी मैसेज लेकर जा रहा है, कभी इंटर न्यूरॉन उसको प्रोसेस कर रहा है ना ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, और कभी मोटर न्यूरॉन उसको लेके जा रहे हैं। तो ये जो न्यूरॉन्स हैं सारे के सारे, ये मिल के काम करते हैं और इसी से बनता है हमारा नर्वस कोऑर्डिनेशन।